दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने हाल में जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी जिसमें बोला था कि जाटों को भी ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाए, उसे लेकर भी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ वेस्ट दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत हैं जो खुद उस वोट बैंक को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। मैम, इसके पीछे की राजनीति को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले समझना होगा कि आरक्षण का नियम क्या है। किसी भी जाति, किसी भी वर्ग को आरक्षण देना अगर कोई चाहता है तो ये सबसे पहले स्टेट मैटर होता है। तो उस राज्य की सरकार को अपनी विधानसभा के अंदर प्रस्ताव लाना होता है। प्रस्ताव को पास करके उसका नोटिफिकेशन करके केंद्र को भेजना होता है और ये कहना पड़ता है कि आप हमारी राज्य की इस जाति या इस वर्ग को आरक्षण दे दीजिए। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। इसको चिट्ठी लिखने से नहीं किया जाता, इसको प्रोसेस निभा कर किया जाता है। 10 साल के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कभी भी कोई प्रस्ताव जाट आरक्षण पे नहीं लेकर आए। केंद्र को कोई रेजोल्यूशन नहीं भेजा। अब अगर अचानक आम आदमी पार्टी के नेता 5 जनवरी को चिट्ठी भेजते हैं तो चिट्ठी लिखने से आरक्षण नहीं होता। ये 10 साल अगर आपने हमारा अधिकार छीना तो आपने छीना है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कभी कोई सार्वजनिक मांग भी नहीं करी। इन्होंने कभी किसी मंच से नहीं कहा, तो ना कभी सार्वजनिक मंच से कहा, ना कोई लीगल प्रोसेस किया। तो आज ये एक वर्ग को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि विकास की कोई बात नहीं है कहने के लिए, इसलिए भ्रम फैला रहे हैं। कहा जाता है कि दिल्ली में जो 364 गांव हैं उनमें से 220 के आसपास जाट जो हैं वो प्रभावित हैं और मतलब प्रभाव डाल सकते हैं। वोट किस तरह से किया जाएगा? तो और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में बीजेपी ने इन्हें शामिल किया हुआ है लिस्ट में, लेकिन दिल्ली में नहीं किया हुआ, तो क्या ये टोटल राजनीति है? जिस भी राज्य ने यहाँ पे रेजोल्यूशन भेजा उसका एक नियम होता है, कौन सी जाति, कितना परसेंटेज, कौन सी कैटेगरी, वो राज्य सरकार को भेजना होता है। पिछले 26 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी दोनों ने अगर स्टेट से नहीं भेजा तो ये दिल्ली के जाटों के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, आप कह सकते हो, पक्षपातपूर्ण भेदभाव रहा। और ये अगर भेजा होता तो फिर केंद्र की बारी आती। तो ये जो आप कह रहे हैं कि प्रभाव है, तो अगर राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पर हमारी सरकार है और हमने जब हुआ तो भेजा भी हुआ है, बाकी स्टेट ने भी भेजा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, जैसे आयुष्मान योजना है, क्या लग रहा था उनका लागू करने में, लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं कि वो भ्रम फैलाते हैं। आप चुनाव लड़िए काम के दम पर, भ्रम के नाम पर नहीं। आप खुद कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 26 साल से यहाँ पर सत्ता में काबिज नहीं है। इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सीएम कैंडिडेट जो है वो अनाउंस करेगी, लेकिन फिर जब चुनाव आते आते फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनावों का एक मेन जो है वो रूप बनकर सामने आए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि सीएम कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी एक संगठननिष्ठ पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास कार्यकर्ता का एक बड़ा नंबर होता है और हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी होती है। तो जो विधायक चुनकर आएंगे वो अपने हिसाब से दिल्ली में कर ले, क्योंकि एक टीम मजबूत होनी चाहिए जिनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। तो यही सोचकर पार्टी बाद में करती है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है, केजरीवाल जी जरा बताएं। केजरीवाल जी, आप जेल में थे और जब एक्साइज पॉलिसी के घोटाले में आप जेल में गए तो आप उस घोटाले के अंदर आपके अपने साथियों के गवाही, बयान और एविडेंस देने के कारण गए। आज आप जमानत पर बाहर हैं। जब आप जमानत पर बाहर आए तो 4 कंडीशन लगाई ऑनरेबल कोर्ट ने आपके ऊपर। आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप सीएम के नाते कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, आप विदेश नहीं जा सकते बिना नॉलेज के, और आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट का प्राइवेट बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा और आतिशी जी को बना दिया। आतिशी जब बैठती हैं तो उनके साइड में एक कुर्सी रहती है, वो कहती है कि ये मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, क्योंकि इस केस की जो गवाही चल रही है वो जब भी डिसाइड होगी वो दोषी पाए जाएंगे। अब तो कैग की रिपोर्ट ने भी 2026 का रेवेन्यू लॉस बता दिया।
तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, जो बन है वो कह रहे कि खाली कुर्सी है। तो पहला सवाल तो अरविंद केजरीवाल जी से है, आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा? बिल्कुल। जैसे ये पोस्टर वॉर काफ़ी चल रही है आजकल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, जहाँ एक तरफ शीश महल वर्सेस राजमहल चल रही है, दूसरी तरफ आपवाद और गालीबाज की भी जो है एक चर्चा काफ़ी है। तो आप इस तरह की राजनीति को किस तरह देखती हैं? कोई भी चुनाव पिछले साल की, अगर वो पार्टी सत्ता में है तो अपने पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड और अगले एजेंडा की बेस पर होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हमने मोदी जी के संकल्प दिखाए और हर बात को बताया कि ये हर काम पूरा कर लिया गया है और अब अगला विजन विकसित भारत 2047 में हम ये विजन लेके चलेंगे, रोड मैप बताया। अब यहाँ तो पहले वाले में जो कहा था यानी 10 साल पहले उसी को नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए हम दिल्ली के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत सुधार देंगे। 10 साल हो गए, दिल्ली में 1038 स्कूल पहले से थे, मात्र 340 के अंदर साइंस है। आपको जान के हैरानी होगी, गरीब का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर बात करें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम से वाइस चांसलर अपॉइंट है, सैलरी जा रही है, लेकिन जिस जगह पर है वहाँ खेत है। ये एजुकेशन मॉडल है। स्वास्थ्य की बात करें, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना। मेरे एरिया के अंदर राव तुलाराम हॉस्पिटल है, बहुत पुराना, 100 बेडेड। आपको जान के हैरानी होगी, ब्लड बैंक नहीं है उसके अंदर में, उसके अंदर आईसीयू वाली एम्बुलेंस वैन नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है। ये पूरे देहात की बात है। अगर दीनदयाल उपाध्याय में वो रेफर करते हैं 22 किलोमीटर दूर, दीनदयाल उपाध्याय में एक बेड के ऊपर 3 लोग हैं और उनके शौचालय में आप अभी चले जाइए अगर आपको वॉमिटिंग ना हो जाए। तो ये इनके स्वास्थ्य मॉडल है। फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ी, कभी फीस नहीं दी। मैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज कराने गई, डॉक्टर ने कभी मुझसे पैसे नहीं लिए। तो ये फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा किसी भी राज्य में पहले से होती है, इन्होंने सिर्फ मार्केटिंग करी। और यमुना, गंदगी, दिल्ली में पॉल्यूशन, बुजुर्गों को पेंशन नहीं देना, राशन कार्ड बनाने में इनका क्या जा रहा था? 90,000 का कोटा 2015 से पेंडिंग है, राशन कार्ड नहीं बनाए। राशन कार्ड ना बनाने से गरीब आदमी का क्या नुकसान हुआ? पहली बात, उसे केंद्र से मिलने वाला रेगुलर राशन नहीं मिला। दूसरी बात, कोविड के बाद से प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के लिए एक व्यक्ति के वो 5 किलो राशन कार्ड देते हैं, वो भी नहीं मिला। तो आप मतलब कितने हजार रुपए का तो उसका महीने का ये नुकसान कर रहे हैं। बिजली की बात करो, आज दिल्ली के अंदर कमर्शियल यूनिट्स 18 रुपये 17 रुपये है और आज दिल्ली के अंदर 201 यूनिट आते ही इतना सरचार्ज लग जाता है। बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ है। तो ये जो मार्केटिंग और झूठ, एक अजीब सा माहौल इन्होंने दिल्ली को बना दिया। चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ अजीब सा एक माहौल हो गया है। तो ये 10 साल की अपनी अगर रिकॉर्ड दिखाते, रिपोर्ट पे बताते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप जैसे द्वारका को रिप्रेजेंट करती हैं, वेस्ट दिल्ली को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे अभी हम क्योंकि यहाँ पे द्वारका है असेंबली सेगमेंट और साथ में मटियाला है, मटियाला में आप खुद रहती हैं, तो मटियाला के लोगों के भी अपने अपने इश्यूज़ हैं। पानी को लेकर कई इलाकों में पानी नहीं पहुँच रहा है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ टैंकर आता है और टैंकर पानी भरता है, तो इसके पीछे आप क्या वजह देखती हैं? मटियाला में गाँव और शहर दोनों आते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि शहर द्वारका या गांव दोराला गालीपुर, सब में पानी की दिक्कत है। पानी पीने का जब आता है, इन्होंने कहा था हम साफ पानी देंगे, आप नल से सीधा पी पाएंगे। आज अगर नल से आने वाला पानी कोई पी ले बिना वो आरओ के, तो उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, बदबू का पानी है। जब बारिश होती है गड्ढों में पानी भर जाता है, पानी में बिजली का करंट आने से 13 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर आप मटियाला की किसी कॉलोनी में बारिश में चले जाएं तो आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। आप अभी मेरे साथ चल सकते हैं, रोडों पर इतने गड्ढे हैं कि हालत खराब है। तो पानी हो, सड़क हो, सीवर हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी दिल्ली वालों को बहुत दूर कर दिया। जो कांग्रेस के पहले विधायक थे वो अब आम आदमी पार्टी में चले गए, तो ये शिफ्ट किस तरह से आप देखती हैं? सारी वोटों को खींचने की राजनीति है, जीतने की राजनीति, क्योंकि कुछ मतलब प्रिंसिपल तो रह ही नहीं गए।
आम आदमी पार्टी खुद को बहुत पढ़ा लिखा और प्रिंसिपल वाली पार्टी बताती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया कहते थे मैं तो 2 कमरों के फ्लैट में रहूँगा। शीला दीक्षित जी के घर में 10 AC कैसे चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं को, खासकर शीला दीक्षित जी को, जेल भेजूंगा। उनके साथ गठबंधन करके 2014 का चुनाव लड़ते हैं। आज जो यहाँ पर विधायक लेकर आए हैं अपनी पार्टी के 10 साल के सिटिंग विधायक को काट कर, अब वो पहले कांग्रेस में थे, तो उन्हें लगता है कि मैं कोई भी हथकंडा अपनाऊं, एक भी वोट बाहर ना जाए। एक आखिरी सवाल, आप भी ये जो रात्रि प्रवास संवाद था जिसके तहत आप भी कई जगहों पर रह कर आए, इसके पीछे का क्या मकसद था? क्या आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है उसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तक लाया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की नहीं, विकास की राजनीति करती है, लोगों के बीच की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इन सब लोगों को पक्का मकान दिया जाए, ये जहाँ रहते हैं वहीं दिया जाए। अभी भी हमारा नारा ये है कि जहाँ झुग्गियाँ हैं वहीं पर इनको बढ़िया मकान बना के दिए जाएं। और उनकी बहुत मूलभूत समस्याएं होती हैं, तो ये एक कभी आप लंबा ठहरते हैं कहीं पर तो आप ज़्यादा चर्चा कर पाते हैं। तो समस्याओं को गहराई से समझना, और वहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो रहते हैं, तो उन्होंने सबसे मिलवाया, बात की, हम लोग रुके, तो एक गहराई से समझने के लिए देखिए दोनों के एजेंडा में क्या फ़र्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो दिल्ली में चल रही हैं, भ्रम में मत आइएगा, ये सभी जारी रहेंगी। अभी आदरणीय अमित शाह जी ने भी एक बयान कार्यक्रम में दिया है कि जो कहेंगे 5 साल के अंदर पूरा करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे कि ये काम नहीं कर पाए, विश्वास के साथ कह रहे हैं। तो एक तरफ तो वो व्यक्ति है जो सबके लिए, चाहे वो झुग्गी हो या कहीं पर भी हो, उनको 10 साल में वही बात कह रहा है, और एक तरफ भाजपा जब अगले चुनाव में आती है तो पिछले की रिपोर्ट कार्ड 100% देती, अगला काम। तो ये फर्क है। आखिरी सवाल मैम, ये द्वारका में जिस तरह से हम देख रहे हैं आसपास डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे गोल्फ कोर्स आया है जो देश में कहते हैं सबसे बड़ा 18 होल का है, और आसपास ये यहाँ पर तपोवन भी बन गया है, तो डेवलपमेंट के लिहाज से प्रधानमंत्री इधर इस एरिया में ज़्यादा फोकस्ड हैं? प्रधानमंत्री जी पूरी दिल्ली में फोकस है, लेकिन जो एरिया है वो आउटर दिल्ली में ज़्यादा खाली है। अब आप कहें प्रगति मैदान में, अंदर दिल्ली में जगह नहीं थी तो प्रगति मैदान को ही नया लुक दे दिया, भारत मंडपम बना है, कितनी बड़ी बड़ी शानदार बैठक होती है। जो यहाँ पर यशोभूमि बना है, आने वाले समय में ये पूरे वर्ल्ड का कमर्शियल हब बनने वाला है। जो गोल्फ कोर्स बना है, क्योंकि हमें डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ना है, तो हमारा 90% ध्यान उस साइड इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, लेकिन 10% उन प्रोजेक्ट्स पे भी रहेगा जो उस कैटेगरी में आएंगी। तो ये जो हमारा 90% इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली पर ध्यान है, इसी का ये नतीजा है कि आपको अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 देखने को मिला, आपको दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहा है, आपको अभी जो प्रपोज हुआ है शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला मार्ग तक टनल बनकर जाएगी, अभी आपका अक्षरधाम टू देहरादून रोड बन रहा है जो 2 घंटे में आपको देहरादून पहुंचा देगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को राजधानी भी बनाएगा और दिल्ली के अंदर रोजगार के अवसर भी लाएगा, क्योंकि जब दिल्ली शानदार होगी तो यहाँ के लोगों को भी सुविधा होगी और दिल्ली का एक इमेज भी सुधरेगा और बाहर के लोग आकर ज़्यादा व्यापार कर पाएंगे। शुक्रिया मैम। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जो 26 साल का जिंक्स है वो भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी और इस बार आप लोग भी जो है दिल्ली के लोगों को जीत पाएंगे। थैंक यू। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।